क्या सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को कानूनी मान्यता दे दी है? क्या अब पुलिस किसी भी वेश्यालय पर सीधे कार्यवाही नहीं कर सकती? और क्या मानव तस्करी के पीड़ितों को मिला है पुनर्वास का मौलिक अधिकार? आइए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, प्रज्वला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये फैसला है दोस्तों 29 मई 2026 का, और इस फैसले को सुनाया है जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस महादेवन ने। तो चलिए दोस्तों अपन थोड़ा सा केस का डिटेल देख लेते हैं कि केस का डिटेल क्या है, एक्चुअली में इसमें हुआ क्या था। एक सामाजिक संस्था प्रज्वला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। संस्था का कहना था कि मानव तस्करी और वाणिज्य यौन शोषण के शिकार लोगों को केवल छुड़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बचाए गए पीड़ितों को सुरक्षित आश्रय, कानूनी सहायता, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, रोजगार, समाज में पुनर्स्थापना की भी जरूरत होती है। कई राज्यों में पुनर्वास गृहों, शेल्टर होम्स की स्थिति खराब थी और पीड़ितों के लिए कोई भी मजबूत एक समान विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान मौजूद नहीं था। इसीलिए संस्था ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि मानव तस्करी के पीड़ितों की सुरक्षा, बचाव और पुनर्वास के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इंडिया में सेक्स लीगल है या इलीगल है। चलिए अपन समझते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले प्रज्वला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ORS 2026 को सरल भाषा में समझेंगे। यह मामला मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वाणिज्य यौन शोषण, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन तथा पीड़ितों के पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन से जुड़ा हुआ था। इस याचिका को सामाजिक संस्था प्रज्वला द्वारा दायर किया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि मानव तस्करी के शिकार लोगों के लिए एक मजबूत विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान बनाया जाए और उनके बचाव, सुरक्षा तथा पुनर्वास के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो यहाँ पे दोस्तों एक संस्था है प्रज्वला जो कि सामाजिक कार्य करती है, उन्होंने ये मांग की थी सुप्रीम कोर्ट से कि जो लोग कभी कभार जबरदस्ती उनको यौन संबंध बनाया जाता है, बेच दिया जाता है या बाहर मानव तस्करी किया जाता है, या फिर जो लोग इसका शिकार बन चुके हैं, तो उनके लिए दोस्तों बचाव, सुरक्षा तथा पुनर्वास के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करे। पहली चीज इनका मांगना था। उसके बाद दोस्तों मुख्य प्रश्न क्या था इसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य रूप से 3 प्रश्न थे। पहला, क्या मानव तस्करी के पीड़ितों को पुनर्वास का मौलिक अधिकार प्राप्त है? क्या वर्तमान कानून और सरकारी व्यवस्था में कोई कमी है? क्या मानव तस्करी की जांच के लिए अलग विशेष एजेंसी बनाना आवश्यक है? तो दोस्तों मुख्य रूप से ये तीनों प्रश्न थे जो कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से बोले गए थे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 पे अपन देखते हैं दोस्तों कि पुनर्वास का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानव तस्करी का शिकार व्यक्ति केवल अपराध का पीड़ित नहीं है, बल्कि उसे सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार भी है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार तथा अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर प्रतिबंध को साथ पढ़ते हुए कहा कि पीड़ित को पुनर्वास का भी अधिकार प्राप्त है। अर्थात केवल बचा लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें सामान्य जीवन में वापस लाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। यानी कि जो लोग ऐसे चक्कर में फंसे हुए हैं या फिर जिन लोगों को जबरदस्ती इस कंडीशन में डाल दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट का उनके लिए साफ कहना है कि उनको बचा लेना पर्याप्त नहीं है, उनके जीवन के लिए सामान्य जिम्मेदारी पर वापस लाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में देखिए दोस्तों क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, पीड़ित को अपराधी नहीं माना जा सकता। यानी कि जो पीड़ित है उसको अपराधी नहीं मानेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानव तस्करी का शिकार व्यक्ति अपराधी नहीं होता, उसके साथ आरोपियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता, उसे निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यानी कि जो भी व्यक्ति सेक्स वर्कर है या फिर जो इस काम में इन्वॉल्व है, उनको पीड़ित की तरह यानी कि अपराधी की तरह नहीं माना जा सकता। और दूसरी चीज, उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार भी नहीं करेगा। तो दोस्तों क्या सुप्रीम कोर्ट ने सुविधाएं उपलब्ध कराई जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं सरकार को। कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श मिलना चाहिए, सुरक्षित आश्रय, सुरक्षा एवं कौशल विकास। पॉइंट नंबर 3, सेक्स वर्कर और ट्रैफिकिंग पीड़ित अलग अलग हैं। यह फैसले का सबसे चर्चित भाग है, यानी कि पूरे फैसले में सबसे जो इंपॉर्टेंट भाग है यही वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर सेक्स वर्कर मानव तस्करी की शिकार नहीं होती। यदि कोई वयस्क महिला अपनी इच्छा से सेक्स वर्क कर रही है तो उसे स्वतः ट्रैफिकिंग पीड़ित नहीं माना जा सकता। लेकिन यदि किसी महिला को धोखे से दबाव डालकर जबरदस्ती या खरीद फरोख्त करके इस कार्य में लगाया गया है तो वह मानव तस्करी की पीड़ित मानी जाएगी। यानी कि कोई ऐसी महिला जो अपने मर्जी से कर रही है सेक्स वर्क में काम, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई ऐसी महिला जिसको धोखे से या दबाव या लालच देकर
कर या फिर किसी को बेच दिया गया, उस तरीके से यदि किसी को ऐसे कार्य में लगाया गया है तो वह मानव तस्करी की पीढ़ी के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, पुलिस को पहले जांच करनी होगी। यानी कि अब जैसे पहले कभी क्या होता था कि पुलिस डायरेक्ट रेड मार देती थी और छापा मारने के बाद सीधे पुलिस उन महिलाओं को सीधे उठा लेती थी वहां से और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती थी। लेकिन अब ऐसा भविष्य में भारत देश में अब दोबारा नहीं होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फैसला सुनाया है। देखिए पॉइंट नंबर 4, पुलिस को पहले जांच करनी होगी। क्या करनी होगी? जांच। कोर्ट ने कहा किसी भी रेड के दौरान वहां उपस्थित सभी महिलाओं को ट्रैफिकिंग पीड़ित मान लेना उचित नहीं है। कोर्ट का साफ कहना, यदि सभी महिलाएं तो सभी को सेक्स वर्कर मान लेना सही नहीं है। पुलिस को पहले जांच करनी होगी। क्या महिला वयस्क है, यानी कि वह 18 साल से ऊपर की है, बालिग? क्या वह अपनी इच्छा से वहां है, क्या वो अपने मर्जी से या फिर जबरदस्ती लाई गई है? तीसरा, क्या उसके साथ कोई जबरदस्ती हुई है, यानी कि जोर जबरदस्ती जैसे कि आजकल होता है, क्या ये चीज़ें हुई हैं? ये भी पुलिस को देखनी पड़ेगी। जांच के बाद ही उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में कहा कि अब जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी पुलिस करेगी तो पहले उस चीज़ का जाँच करेगी और जब ये सारे जाँच हो जाएंगे उसके बाद ही कार्रवाई करेगी। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 5, बच्चों के मामलों में सख्त रुख। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के लिए सख्त एकदम प्लान बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यदि कोई बच्चा या बच्ची 18 वर्ष से कम आयु का है, यानी कि नाबालिग 18 वर्ष से कम आयु का, तो उसकी सहमति, कंसेंट का कोई महत्व नहीं। यदि अगर वो सहमति भी देता तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। यदि नाबालिग को यौन शोषण के उद्देश्य से कहीं ले जाया गया है तो वह स्वतः मानव तस्करी का मामला माना जाएगा। यानी कि अगर किसी नाबालिग को ले जाते तो वह अपने आप मानव तस्करी का मामला बन जाएगा। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 6, विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान की आवश्यकता। याचिका का मुख्य उद्देश्य था, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मानव तस्करी के मामलों में केवल बचाव, रेस्क्यू पर्याप्त नहीं है। एक संपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें क्या क्या होगा? प्री रेस्क्यू, रेस्क्यू, पोस्ट रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन और रीजनरेटेशन। तो ये चारों चीजें, पांचों चीजें होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। सिर्फ बचाव कर लेने बस से काम नहीं चलेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या बोला है, सभी चरणों की स्पष्ट व्यवस्था हो, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में देखिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पुनर्वास गृहों की स्थिति पर चिंता। कोर्ट के सामने यह तथ्य रखा गया कि कई राज्यों में पुनर्वास गृहों, शेल्टर होम्स की स्थिति संतोषजनक नहीं है। कई स्थानों पर पर्याप्त बजट नहीं है, उचित निगरानी नहीं है, विशेषज्ञों की कमी है, कौशल विकास कार्यक्रम नहीं है। कोर्ट ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की, क्योंकि ये दोस्तों कई राज्यों में इस चीज़ की कमी है जिसके कारण बहुत से लोग ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं। उसके बाद देखिए कोर्ट का फैसला क्या था, पॉइंट नंबर 8 में साइबर ट्रैफिकिंग का नया खतरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज मानव तस्करी केवल पारंपरिक तरीकों से नहीं हो रही है, बल्कि अब सोशल मीडिया के जरिए, ऑनलाइन जॉब पोर्टल के जरिए, मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए, मैसेजिंग ऐप्स के जरिए, गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी मानव तस्करी की जा रही है। सरकार और जांच एजेंसियों को इस दिशा में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक पारंपरिक तरीका ही नहीं है कि जो पहले परंपरा में चल रहा था उसी तरीकों से हुआ। ये ऐसे 5 से 6 तरीके हैं जिनके कारण भी ये सारी चीज़ें मानव तस्करी हो रही हैं, इनके कारण भी। तो सरकार को इस पर क्या करना है, ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 9 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मानव तस्करी एक संगठित अपराध है। कोर्ट ने माना है कि मानव तस्करी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसमें केवल दलाल ही शामिल नहीं होते, बल्कि एजेंट, परिवहनकर्ता, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले, वित्तीय नेटवर्क सभी शामिल होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है कि इस पूरे मामले में एक आदमी सिर्फ उसमें अपराधी नहीं होता पूरा करने का, इसमें एजेंट भी काम करता है, परिवहनकर्ता भी करता है, फर्जी दस्तावेज जो तैयार करता है वो भी इसमें संलिप्त रहता है, और जो इनका एक नेटवर्क चलता है, यानी कि एक इनका नेटवर्क चलता है वित्तीय नेटवर्क। यानी वित्तीय नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, जो पैसों का लेन देन है उसको वित्तीय नेटवर्क बोलते हैं। जो पैसों का हेर फेर होता है यहाँ से, वो भी इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, इसीलिए जांच केवल रेड तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाना चाहिए। यानी कि कहीं भी अगर ऐसा घटना होता है तो केवल पुलिस जांच ना करे बल्कि उसके जड़ तक जाए कि एक्चुअली में मामला चल कहां से रहा है। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 10, सरकार की जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार की जिम्मेदारी केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं, सरकार को पीड़ितों की सुरक्षा, पुनर्वास, कौशल विकास, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक पुनर्स्थापना
सत्यापन भी सुनिश्चित करना होगा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल सरकार को यह जिम्मेदारी नहीं है सरकार की कि अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि पीड़ितों की सुरक्षा, जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए कौशल विकास यानी कि कोई काम करने के लिए रोजगार सहायता प्रदान करे कि कहीं वो अपना जीवन यापन करें काम करके, शिक्षा पढ़ाई लिखाई के मामले में आगे वो बढ़ सके, सामाजिक पुनर्स्थापना भी सुनिश्चित करना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो चलिए दोस्तों आगे मैं थोड़ा सा और बढ़ने के पहले आप लोगों को थोड़ा केस का डिटेल दिखा देता हूं कि एक्चुअली में पूरा केस था क्या। तो यहां पे देखिए दोस्तों, ये अभी का जजमेंट है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय अधिकारिकता विविध आवेदन संख्या 530/2022, रिट याचिका सिविल संख्या 56/2005। प्रज्वला जो संस्था है वो अपील करता है बनाम भारत संघ एवं अन्य प्रतिवादी हैं। तो दोस्तों ये देखो दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जिसको पूरा जजमेंट पढ़ना है वो आराम से पढ़ लेना। ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है ना। आप ये या रिट याचिका डाल के जजमेंट पूरा पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब अपन लौटते हैं दोस्तों अपने टॉपिक के ऊपर कि दोस्तों टॉपिक में आखिर क्या था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इस फैसले से आम आदमी को क्या फायदा है, थोड़ा सा अपन इस चीज़ पर भी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मानव तस्करी के पीड़ितों को अधिक कानूनी सुरक्षा मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पीड़ितों को अपराधी की तरह नहीं देखा जाएगा, जो कि अभी तक देखा जाता था, तो अब अपराधी की तरह नहीं देखा जाएगा। तीसरा, पुनर्वास की व्यवस्था मजबूत होगी, यानी कि उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि पुनर्वास की व्यवस्था। बच्चों की तस्करी पर और सख्ती होगी, यानी कि अगर बच्चे इस मामले पे होते हैं तो दोस्तों उन पे क्या सख्त और होगी पुलिस। ऑनलाइन ट्रैफिकिंग खिलाफ कार्रवाई बढ़ेगी, पीड़ितों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों निष्कर्ष में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह है कि केवल मानव तस्करी के अपराध पर नहीं, बल्कि पीड़ितों की गरिमा, सुरक्षा और पुनर्वास पर आधारित एक मानवीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति को केवल बचाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सम्मानजनक जीवन वापस लाना भी राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। तो कोर्ट का साफ साफ कहना है कि सिर्फ उनको बचा लेना ही सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनको संवैधानिक जिम्मेदारी यानी कि सम्मानजनक जीवन में वापस लाना, उसी तरह जैसे पहले वे रहते थे, इसकी भी संवैधानिक जिम्मेदारी है। उसके बाद दोस्तों देखिए, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की सरल व्याख्या के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।